हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर नंबर 39 बताऊंगा, जो कि बात करता है टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की। फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में टेम्परेरी इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट इंजंक्शन, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन के बारे में बता दिया था। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आपको अच्छे से अगर ऑर्डर 39 को समझना है तो आपको लास्ट लेक्चर देखना नेसेसरी है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स टेम्परेरी इंजंक्शन की। टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी में डिफाइन किया गया है ऑर्डर 39 में। जो परमानेंट इंजंक्शन है वो डिफाइन किया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सेक्शन 38 टू 42 तक। अब बात करें फ्रेंड्स ऑर्डर 39 की, रूल 1 की, केस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी गारंटीड। यह बात करता है कि किन केसेस में टेम्परेरी इंजंक्शन को गारंट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब बात करें फ्रेंड्स, अगर कोई बंदा कोर्ट में अपना एफिडेविट देता है, शपथ पत्र देता है, और वो क्या करता है, वो कोर्ट को कॉन्फिडेंस दिलाता है या ट्रस्ट दिलाता है कि उसको इंजंक्शन की क्या है, इंजंक्शन की क्या है ज़रूरत है, इंजंक्शन ग्रांट की जाए। फर्स्ट पॉइंट बोलता है इसका, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है, कोई बंदा उसको क्या डैमेज करता है, एलिनेट करता है या रोंगफुल सोल्ड कर देता है एग्जीक्यूशन से पहले। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। किस मैटर को लेके कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट उसको डैमेज कर रहा है या एलिनेट कर रहा है या वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन से पहले सेल कर रहा है, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ को इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। सेकंड क्या बोलता है कि कोई डिफेंडेंट है, वो प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स के साथ डिफॉल्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। अब नंबर 3 बात करें, जो डिफेंडेंट है वो थ्रेट्स कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लेंटिफ को डरा रहा है कि वो कब्जा नहीं देगा प्रॉपर्टी का, या क्या कर रहा है, या उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, या जो प्लेंटिफ है उसको इंजरी पहुंचा रहा है, लॉस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट क्या देखेगा कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में इंजंक्शन दे देगा। प्लेंटिफ के फेवर में इंजंक्शन दे देगा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में इंजंक्शन दे सकता है। ये तीन ग्राउंड बताए गए, ए एंड बी एंड सी। ये 3 ग्राउंड है केस इन विच मे टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड। अब बात करें सेकंड रूल की, इंजंक्शन टू रिस्टेन रिपीटेशन और कंटिन्यूशन ऑफ ब्रीच। अब बात करें फ्रेंड्स रूल 2 कहता है कि ए एंड बी 2 पर्सन हैं, दोनों बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब ए को लगता कि जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, ब्रीच कर देगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो सूट फाइल करेगा कोर्ट में। जो ए है वो प्लेंटिफ है, वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है। तो कोर्ट क्या देखेगी, सबसे पहले प्राइमा फेसिया देखेगी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर जो प्लेंटिफ है उसको इंजंक्शन नहीं ग्रांट की गई तो उसको क्या इरिपेबल लॉस होएगा। थर्ड क्या देखेगी, बैलेंस एंड कन्वीनियंस देखेगी। उसको देखने के बाद कोर्ट क्या करेगी, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, राइट। रूल 2 ये बोलता है। अब रूल 2 ए बोलता है कि जो ग्रांट की है कोर्ट ने इंजंक्शन, अगर कोई उसका डिसओबीडियंस करता है या ब्रीच ऑफ इंजंक्शन करता है तो कोर्ट क्या करेगी। अब रूल 2 ए बोलता है कि जो कोई पर्सन है जो कोर्ट के ऑर्डर का क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, कोर्ट के जो इंजंक्शन है, इंजंक्शन का जो ऑर्डर हुआ है उसको ब्रीच कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है और उसको 3 मंथ के लिए सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी डाल सकती है। सब क्लोज 2 इसका ये बोलता है कि वो बंदा जो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, जो कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबीडियंस कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। अगर वो 1 ईयर के बाद भी ऐसा ही कर रहा है कंटिन्यू, तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। और सेल करने के बाद जो इंजरी या जो लॉस
प्लेंटिव को हुआ था वो उसकी जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है उससे दे सकता है। अगर उससे कुछ बच जाता है तो कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे को जिसकी प्रॉपर्टी सोल्ड की गई थी उसको बुला के उसकी जो है मनी है उसको रिटर्न कर देगी। और यही सेक्शन 94 सब क्लोज सी बोलता है सीपीसी का, राइट। अब सबसे पहले फ्रेंड जो कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले क्या क्या देखेगी, सबसे पहले प्राइमा फेसिया देखेगी, केस की सच्चाई देखेगी कि जिस बंदे को हम इंजंक्शन ग्रांट कर रहे हैं, जो बंदा कोर्ट में आया इंजंक्शन के लिए, उसके केस में कितनी सच्चाई है। दूसरी क्या देखेगी, अगर उसको जो इंजंक्शन है वो ग्रांट नहीं की गई तो उसको कितना लॉस होएगा, कितना इरिपेबल लॉस होएगा। थर्ड क्या है, बैलेंस एंड कन्वीनियंस देखेगी कि केस में बैलेंस एंड कन्वीनियंस कितना है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स रूल 3 की। रूल 3 बोलता है बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट में डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, कि जो कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले क्या करेगी, कोर्ट नोटिस इशू करेगी। किसको, अपोजिट पार्टी को। अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगी फ्रेंड्स कोर्ट, जो कि नेसेसरी प्रोसीडिंग होती है। लेकिन जो रूल 3 है वो बोलता है क्या, नोटिस भेजेगी। अगर ऐसा केस है जिसमें नोटिस भेजने में ज़्यादा टाइम लग सकता है और इंजंक्शन नेसेसरी है, उसमें कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी इंजंक्शन भी दे सकती है विदाउट नोटिस के। ये ऐड हुआ था 1976 में ऐड किया गया था कि जो कोर्ट है वो नोटिस के विदाउट भी अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड है तो एक्स पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है, लेकिन उस चीज़ में उसको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा क्या कि इंजंक्शन ग्रांट करने के बाद अपोजिट पार्टी को क्या करेगी, जो प्लेंटिव है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन डिलीवरी करेगी विथ एफिडेविट करेगी और जो डॉक्यूमेंट उसने केस में लगाए वो भी सेंड करेगी। रूल 3 यही बोलता है। अब रूल 3 ये बोलता है कि कोर्ट टू डिस्पोज एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज, कि अब ये बोलती है कि जो इंजंक्शन कोर्ट ने रूल 3 में दी है एक्स पार्टी, अब रूल 3A में नोटिस होने के बाद जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में पेश होगी और जो इंजंक्शन कोर्ट ने दी है एक्स पार्टी उसकी उस एप्लीकेशन को 30 डेज में क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। उसका जो दोनों पार्टियों की बहस सुनेगी, 30 डेज में उसको डिसाइड करेगी, राइट। अब फोर्थ बोलता ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज और वाई टू सेट असाइड, कि इंजंक्शन है वो डिस्चार्ज कर दी जाएगी द्वारा, किसके द्वारा, एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन देता है। फर्स्ट क्या बोलता है इसका कि कोई पार्टी है, कोई प्लेंटिफ है केस में, उसको कोर्ट ने इंजंक्शन दी है। अब दूसरी पार्टी क्या कर देती है, दूसरी पार्टी एफिडेविट दे के और ये प्रूव करेगी, एप्लीकेशन लगा देती है कि जो प्लेंटिफ है उसने झूठा फैक्ट मेंशन किया है एप्लीकेशन में, केस के फैक्ट को मिसलीड किया है। अगर कोर्ट में ये डिफेंडेंट इस बात को प्रूव कर देता है तो क्या करेगी कोर्ट, उस इंजंक्शन को वैकेट कर देगी जो प्लेंटिफ को दी थी। दूसरा क्या, अगर इंजंक्शन दोनों अगर कोई जो इंजंक्शन है, इंजंक्शन में प्लेंटिफ भी आ जाता है, डिफेंडेंट भी आ जाता है, कोर्ट दोनों को सुन लेती है। दोनों को सुनने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो जो इंजंक्शन है उसको वारिड कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स रूल 5 की। रूल 5 कहता है इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर, कि कोई इंजंक्शन है वो कोर्ट के द्वारा ग्रांट की गई है, वो ओनली कॉर्पोरेशन पे ही लाइबल नहीं है कि वो उसके मेंबर और ऑफिसर पर भी क्या होगी, पर्सनली मेंटेनेबल होगी, राइट। फॉर एग्जांपल कोई क्या था, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, उसके अगेंस्ट किसी ने सूट फाइल कर दिया और कोर्ट ने क्या इंजंक्शन ग्रांट कर दी, तो कोर्ट की जो इंजंक्शन ग्रांट करेगा वो कॉर्पोरेशन बॉडी के साथ साथ उसके मेंबर्स के साथ उसके ऑफिसर पे भी क्या होगी, लागू होएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको सिंपली वे में ये मैंने रूल 1 से रूल 5 तक बता दी और अब मैं एक समरी टाइप बता देता हूँ। रूल 1 बात करता है क्या कि किस किस केसेस में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जाएगी। कहीं प्रॉपर्टी का क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी रिमूव ना कर दे, डैमेज ना पहुंचा दे, या प्रॉपर्टी को एलिनेट ना कर दे, या एजुकेशन से पहले सोल्ड ना कर दे। फर्स्ट बात ये करता है रूल 1। सेकंड क्या करता है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डर है कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बी उस कॉन्ट्रैक्ट को डैमेज कर सकता है, तोड़ सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी, ए को इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है।
2A बोलता है कि कोई कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन दी गई है, उसको नहीं मान रहा तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकती है, प्रॉपर्टी को 1 ईयर तक अटैच कर सकती है, बाद में उसको सेल भी कर सकती है। थर्ड रूल ये बोलता है कि जहाँ पे नेसेसरी होती है इंजंक्शन ग्रांट करनी, वहाँ विदाउट नोटिस भी क्या कर सकती है, कोर्ट इंजंक्शन दे सकती है, बट जहाँ पे इंजंक्शन देगी वहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और 3A बोलता है कि जो इंजंक्शन एक्सपार्टी दी गई थी उसको क्या 30 डेज में कोर्ट क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी, क्योंकि वहाँ पे डिफेंडेंट भी कोर्ट में पेश हो चुका है। और ऑर्डर 4 बोलता है कि अगर प्लेंटिफ ने कोई एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में इंजंक्शन की और वो इंजंक्शन ले लेता है और बाद में को डिफेंडेंट ये प्रूव कर देता है कि जो इंजंक्शन ली उसने एप्लीकेशन में झूठे ग्राउंड मेंशन किए हैं एफिडेविट के साथ, तो कोर्ट क्या करेगी, उस इंजंक्शन को क्या कर देगी, वैकेट कर देगी। 5 मैंने बता दिया कि इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन ईच कि कॉर्पोरेशन बॉडी के खिलाफ अगर कोई इंजंक्शन मिले है ना तो उसके मेंबर पे भी लागू होगी और किस पे, उसके ऑफिसर पे भी लागू होगी। अब बात करें फ्रेंड्स इंजंक्शन में भी गारंटीड कि किन किन केसेस में इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। फर्स्ट, स्टेटस को के केस में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में, डिस्पोजल ऑफ गुड्स के केस में, मेकिंग कंस्ट्रक्शन के केस में, इफेक्टिंग रिकवरी ऑफ ड्यूज में, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर में, अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन में, इन केसेस में क्या है, इंजंक्शन ग्रांट दी कर सकती है कोर्ट। और सेकंड क्या बोलता है, इंजंक्शन किन केसेस में ग्रांट नहीं की जा सकती। फर्स्ट बात करता है क्या बोलता है, रिकवरी ऑफ टैक्स के अगेंस्ट इंजंक्शन नहीं ग्रांट की जा सकती, डीलिंग इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ, ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज के खिलाफ, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड लाइबिलिटीज के खिलाफ भी क्या है, इंजंक्शन नहीं दी जा सकती। अब बात करें इनहेरेंट पावर टू ग्रांट इंजंक्शन कि कोर्ट ऑर्डर 39 के अलग से भी सेक्शन 151 में अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करके भी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। और एक बात सर इसमें फ्रेंड्स, एक केस है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद कुमार। इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो इंजंक्शन है वो प्राइमा फेसिया केस को देखने के बाद, इरिपेबल इंजरी को देखने के बाद एंड बैलेंस एंड कन्विंसन के ग्राउंड पे भी इंजंक्शन दी जा सकती है। ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद कुमार। इस केस को पढ़ना नेसेसरी है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से कोई क्वेरी है तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मैं आपके लिए उतने ही अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करवा पाऊँगा ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपको किसी भी चैप्टर पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।